हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला अपना आता है नस्ट इक्वेशन पे एक न्यूमेरिकल 3 नंबर का। ठीक है, मतलब ऐसे बोलेंगे कि एक्सप्लेन नस्ट इक्वेशन और फिर नीचे एक न्यूमेरिकल दे देंगे। तो 1 मार्क का वो अपना नस्ट इक्वेशन हो जाएगा और 2 मार्क का हो जाएगा अपना उस पे न्यूमेरिकल। तो 3 मार्क्स का ऐसे क्वेश्चन आता है। उसके बाद में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है कोलरोसच लॉ पे। कोलरोसच लॉ, एक्सप्लेन कोलरोसच लॉ और फिर उस पे एक न्यूमेरिकल। तो वैसे ही 1+2 का आता है। 1 मतलब कोलरोसच लॉ का स्टेटमेंट और 2 पे न्यूमेरिकल। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, 3 मार्क्स का ही आता है। और उसके अलावा एक क्वेश्चन आ सकता है कि डेल्टा जी नोट की वैल्यू और ई नोट सेल की वैल्यू, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, और ई नोट सेल की वैल्यू और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो मोस्टली ये 4 क्वेश्चन है, यही चारों में से क्वेश्चन आपका घूम फिर के पूछेगा। नस्ट इक्वेशन, कोलरोसच लॉ पे न्यूमेरिकल, और डेल्टा जी और ई सेल के बीच में रिलेशन, और ई नोट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन। ये 4 है। मोस्टली न्यूमेरिकल इस पे पूछेंगे, ज्यादातर न्यूमेरिकल के चांसेस हैं इसमें। तो हम लोग करेंगे सारी न्यूमेरिकल्स, मैं आपको करवाऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स भी करवाऊंगा। लेकिन दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है, मतलब लिटरली मैं आपको बता रहा हूं कि इस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरे को 101 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, सही में। मतलब डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में हम लोग लिखते फ़ारेनहाइट 101 बुखार है, सही में। मतलब आप विश्वास कीजिए। तो लेकिन फिर भी मैं ये बहुत ही मजबूरी में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं पूरे सारे चैप्टर्स के वन शॉट वीडियोस करवाऊंगा। तो आपको वन शॉट वीडियोस करवाऊंगा ही करवाऊंगा। मतलब मेरी बैक जो है, मतलब कमर जो है, वो बहुत ज्यादा पेन कर रही है, सर दर्द कर रहा है। मैं कुछ भी बोल रहा हूं तो उसमें भी सर दर्द कर रहा है। लेकिन मैं आपको ये सारे के सारे चैप्टर्स का वन शॉट रिविजन करवाऊंगा। साथ साथ में मैं जैसे कन्वर्जन्स हो गए तो उनकी वीडियोज आ गई आपके पास में। ठीक है, उसके अलावा और भी ऐसे न्यूमेरिकल वाली स्पेसिफिकली वीडियोस लेके आऊंगा। उसके अलावा केमिकल टेस्ट वाली वीडियो लेके आऊंगा। तो मतलब मैं कोशिश करूंगा कि आपके पेपर से पहले सारी चीजें पूरा का पूरा मैं कवर कर दूं। मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों को अगर लग रहा है कि हाँ भाई ये वीडियोस कुछ काम की हैं, इनसे कुछ फायदा हो रहा है, जो कि आपको रियलाइज होगा पेपर में जब बैठोगे तब, अभी तो कैसे पता चलेगा, लेकिन पेपर में बैठोगे तब जरूर रियलाइज होगा कि हाँ यार सच में काम की है। सच में काम किया है तो आपको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करनी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आप लोग देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्योंकि सारे लोग अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अभी तक बहुत ज्यादा हो जाने चाहिए था। तो ठोक दो यार, सब्सक्राइब कर दो, महाकाल की दया से ये वो, मतलब ऐसे करके, मतलब आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ज्यादा मैंने कुछ ज्यादा ही बकवास कर दी, लेकिन सच में मेरे को बुखार तो है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन शॉट रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सबसे पहले डेफिनेशन पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या करता है बोलो, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब एक रिएक्शन होगी और उस रिएक्शन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, उस रिएक्शन की हेल्प से करंट फ्लो करेगा। तो ऐसा कुछ डायग्राम होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, जिसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं या वोल्टेक सेल भी बोलते हैं। तो जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक अपना एनोड और एक अपना कैथोड। उसको याद रखने का तरीका मैं बता देता हूं। लोन क्या होता है, लोन, एल मतलब लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोड, उस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन हमेशा कहां पर होता है, एनोड पे होता है। और इस एनोड पे चार्ज क्या होगा बोलो, नेगेटिव होगा। तो मैंने ये आपको जुगाड़ बताया, जिंक वाला इलेक्ट्रोड है, लेफ्ट में है, उस पे नेगेटिव चार्ज है और ये एनोड है। तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होगा बोलो, रिडक्शन होगा यार। ठीक है, ओके। अब रिएक्शंस की बात करेंगे, ठीक है ना, रिएक्शंस की बात करेंगे, डायरेक्टली रिएक्शंस की बात करता हूं मैं। तो एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, Zn solid goes into Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। याद रखना यार, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा राइट हैंड साइड में मिलते हैं। कैथोड पे जो रिएक्शन होगी उसमें रिडक्शन होगा, तो Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज इनटू Cu इलेक्ट्रोड। एक और बात है कि कैथोड में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किस साइड में आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे। देखो इसमें राइट हैंड साइड में दिख रहे हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहे हैं। दोनों को ऐड कर देंगे तो रिएक्शन बन जाएगी Zn solid प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव्स Zn2 प्लस Cu solid। ठीक है,
अब इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, देखो ध्यान से सुनना, ई नोट सेल क्या लिखेंगे। इस वाले कॉन्सेप्ट में ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो Zn से Zn2 प्लस में जा रहे हो तो ई नोट फोर Zn गोज इनटू Zn2 प्लस, ई नोट फोर Zn गोज इनटू Zn2 प्लस। एक तो Zn से Zn2 प्लस में जा रहे हो तो ई नोट फोर Zn गोज इनटू Zn2 प्लस, प्लस दूसरा किस में जा रहे हो, Cu2 प्लस Cu में जा रहा है तो ई नोट फोर Cu2 प्लस गोज इनटू Cu। इन दोनों ई नोट को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी कराऊंगा। ठीक है, एग्जांपल्स भी कराऊंगा। ये रिएक्शंस मैंने यहां पर लिख दी है और एग्जांपल करते हैं। देखो न्यूमेरिकल ज्यादा आएंगे इसमें, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें। मान लो ये है Zn प्लस और Cu2 प्लस Cu। पहले ई नोट सेल निकालने का तरीका बता देता हूं, फिर नस्ट इक्वेशन पे भी बता दूंगा। ठीक है, तो ये है अपना, देखो ये जो लेफ्ट वाला होता है इसको हम लोग एनोड बुलाते हैं, जो राइट वाला होता है उसको हम लोग कैथोड बुलाते हैं, और जो ये एरो होता है ना इसको क्या बुलाते हैं, सोल्ट ब्रिज बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, सोल्ट ब्रिज। ऐसे दो पैरेलल लाइंस ऐसे खड़ी कर देते हैं तो ये क्या है, सोल्ट ब्रिज है। सोल्ट ब्रिज के फंक्शंस लिख देता हूं। पहला, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। 1 मार्क का या 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं सोल्ट ब्रिज के फंक्शंस, तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। ठीक है, उसके अलावा क्या करता है बोलो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के अलावा क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के अलावा क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है, सर्किट कंप्लीशन। और उसके अलावा इट प्रोवाइड्स आयंस इन बोथ द कंपार्टमेंट्स, आयंस इन बोथ कंपार्टमेंट्स। और उसके अलावा एक और लिख सकते हो, वैसे ये आप ना भी लिखोगे तो चल जाएगा, इट मिनिमाइजेज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बस आपको ऐसा सोचना है कि बेकार चीज होती है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, बेकार चीज होती है। LLJP, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बेकार चीज होती है, उसको ये कम कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन में बोला कि ई नोट फोर Zn2 प्लस गोज इनटू Zn इज -0.76 और ई नोट फोर Cu2 प्लस गोज इनटू Cu इज 0.34। आपको एक तरीका बताता हूं, पेपर में हमेशा रिडक्शन वाली रिएक्शन के लिए ई नोट दिया रहता है। क्या दिया रहता है, रिडक्शन वाली रिएक्शन के लिए ई नोट दिया रहता है। ये भी रिडक्शन की, ये भी रिडक्शन की। लेकिन सेल में क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन होता है, एक रिडक्शन होता है। तो अपने को क्या करना है, ध्यान से सुनना है। जो ई नोट सेल लिखोगे वो क्या होगा, ई नोट फोर Zn गोज इनटू Zn2 प्लस, ई नोट फोर Zn गोज इनटू Zn2 प्लस, प्लस ई नोट फोर Cu2 प्लस गोज इनटू Cu, ई नोट फोर Cu2 प्लस गोज इनटू Cu। Zn गोज इनटू Zn2 प्लस। अब पेपर में उन्होंने दे दिया Zn2 प्लस गोज इनटू Zn, आपने डायरेक्टली -0.76 पुट कर दिया, गलत हो जाएगा। वो तो Zn2 प्लस गोज इनटू Zn दे रहे हैं -0.76, तो Zn गोज इनटू Zn2 प्लस क्या होता है, प्लस 0.76 होता है, और प्लस Cu2 प्लस गोज इनटू Cu ये 0.34 होता है, तो ये 1.10 वोल्ट आ जाएगा। समझ में आ गई बात। ई नोट की बारे में एक बात बताता हूं कि ई नोट जो है, ईएमएफ जो है, वो अपना एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है बोलो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। इसका एक एप्लीकेशन बताता हूं, न्यूमेरिकल से पूछेंगे अगेन। देखो एक रिएक्शन है A गिव्स B, उसके लिए ई नोट है x, तो अगर मैं 2A गिव्स 2B देखूंगा ना तो उसके लिए भी ई नोट x ही आएगा, 2x नहीं आएगा। मतलब अगर आप किसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो हमें लग रहा है कि ई नोट भी डबल हो जाएगा, ना भाई, ई नोट की वैल्यू भी x ही रहेगी। 3A गिव्स 3B देखोगे तो भी ई नोट क्या होगा, x ही होगा। हाँ, अगर आप उल्टा कर देते हो, B गिव्स A कर देते हो तो ई नोट की वैल्यू -x हो जाएगी। रिएक्शन को उल्टा कर दोगे तो ई नोट माइनस हो जाएगा। बाकी 2 से मल्टीप्लाई करने से, 3 से मल्टीप्लाई करने से कोई ई नोट पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद में आता है हमारा SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कुछ नहीं है यार, H2 गोज इनटू 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन है, इसके लिए ई नोट की वैल्यू को हम लोग क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ई नोट की वैल्यू क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो अब ये ना रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है बोलो, रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। H प्लस की कंसंट्रेशन 1 मोलर, H2 का प्रेशर 1 बार, और इसकी हेल्प से हम लोग बाकी रिएक्शंस के लिए ई नोट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। नस्ट इक्वेशन से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। ये एग्जांपल है, ठीक है।
Zn2 प्लस प्लेटिनम H प्लस H2, नहीं H प्लस H2 प्लेटिनम, H प्लस H2 प्लेटिनम। इस रिएक्शन के लिए ई नोट सेल क्या होगा, ई नोट फॉर Zn2 प्लस गोज इनटू Zn हमको दिया हुआ है -0.76। ठीक है, तो देखो ये एनोड है, ये कैथोड है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन। ई नोट सेल लिखोगे तो पहला Zn गोज इनटू Zn2 प्लस, तो ई नोट फॉर Zn गोज इनटू Zn2 प्लस, प्लस ई नोट फॉर रिडक्शन तो H प्लस गोज इनटू H2। ई नोट फॉर Zn गोज इनटू Zn2 प्लस, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है Zn2 प्लस गोज इनटू Zn -0.76, तो Zn गोज इनटू Zn2 प्लस प्लस 0.76 हो जाएगा, और ये तो ऑब्वियसली जीरो ही होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.76 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नस्ट इक्वेशन। अब ये नस्ट इक्वेशन शुरू कहां से होती है, इसका डेरिवेशन भी बता देता हूं, और इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी बता देता हूं। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी बता देता हूं, और इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो भी बता देता हूं। ठीक है, नस्ट इक्वेशन डेरिवेशन कर लेते हैं, तो मतलब क्वेश्चन ऐसे आएगा 3 मार्क्स का। ठीक है, नस्ट इक्वेशन, इस पे 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। एक आएगा कि डेराइव नस्ट इक्वेशन, और फिर वो 1 मार्क का हो जाएगा, और फिर उस पे एक न्यूमेरिकल पूछेंगे। तो डेराइव कहां से करते हैं, सीधा सीधा शुरू करना है यहां से। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू, इस एक्सप्रेशन से शुरू करना है। अब डेल्टा जी क्या होता है, -n इंटू ई सेल इंटू एफ, बराबर डेल्टा जी नोट क्या होगा, -n इंटू ई नोट सेल इंटू एफ। अरे भाई डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, -n ई सेल इंटू एफ, तो डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा, यहां पर गोला लगा दिया तो यहां पर भी गोला लगा दो, ई नोट सेल इंटू एफ, तो -n ई नोट सेल इंटू एफ और प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, अब आप क्या करो, -nf से डिवाइड कर दो, तो इधर आ जाएगा ई सेल, इधर आ जाएगा ई नोट सेल, और माइनस इधर आर टी बाई एन एफ और एल एन क्यू। अब एक बात और है कि एल एन क्यू बराबर 2.303 इंटू लॉग क्यू होता है, तो ये एल एन क्यू में ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ और लॉग क्यू। यहां तक भी करके छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर R की वैल्यू देखोगे तो 8.314 होती है। टेम्परेचर हम अज्यूम कर लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन, और फेराडेज कांस्टेंट की वैल्यू 96500 होती है। तो ये सारी वैल्यू जब हम लोग पुट कर देंगे तो यहां से आता है, ये मेंशन करना पड़ेगा कि भाई इन कंडीशंस पे ही मैं बात कर रहा हूं, इन कंडीशंस पे ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू हो जाएगा। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू हो जाएगा। ये डेरिवेशन 1 नंबर का, ये डेरिवेशन 1 नंबर का। ठीक है, अब उसके बाद में 0.0591 को आप 0.06 भी लिख सकते हो न्यूमेरिकल्स में। अब हमको ई नोट सेल की वैल्यू पेपर में दे देंगे, हमको एन सोचना है, हमको लॉग क्यू सोचना है, और फिर उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आएगा। कैसा न्यूमेरिकल आएगा, एग्जांपल कर लेते हैं। Zn2 प्लस Cu2 प्लस Cu, ये मैं करवा रहा हूं, पेपर में जो आएगा वो भी बताऊंगा। इधर है 0.01 मोलर कंसंट्रेशन, इधर है 0.1। ई नोट फॉर Zn2 प्लस गोज इनटू Zn इज -0.76। ई नोट फॉर Cu2 प्लस गोज इनटू Cu इज प्लस 0.34। हमको बताना है कि ई सेल की वैल्यू कितनी होगी। नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन 1 नंबर का, और एक ऐसा क्वेश्चन लिखा रहेगा उसके नीचे 2 नंबर का, तो टोटल 3 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कैसा आएगा अब ध्यान से सुनना। तो हमें शुरुआत करनी है रिएक्शन लिख के। मैं आपको एकदम वो तरीका बता रहा हूं कि आपको कैसे बोर्ड में लिखना है। ठीक है, एनोड पे रिएक्शन हो जाएगी Zn सॉलिड, कुछ बच्चे क्या करेंगे Zn लिख देंगे सिर्फ, नहीं Zn सॉलिड लिखना है भाई। गोज इनटू Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एनोड हो गया। कैथोड पे रिडक्शन होगा तो Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज इनटू Cu सॉलिड। नेट सेल रिएक्शन लिख लो, नेट सेल रिएक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव्स Zn2 प्लस एक्वस और प्लस Cu सॉलिड। ठीक है, अब देखो
ये नेट सेल रिएक्शन लिखा तो पहले तो ई नोट सेल लिख लो। ई नोट सेल में तो कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं है। पहली रिएक्शन क्या है, Zn गोज इनटू Zn2 प्लस, तो ई नोट सेल क्या हो जाएगा, ई नोट फॉर Zn गोज इनटू Zn2 प्लस, प्लस रिडक्शन लिख लो, Cu2 प्लस गोज इनटू Cu, तो ई नोट फॉर Cu2 प्लस गोज इनटू Cu। वैल्यू क्या दी हुई है, Zn गोज इनटू Zn2 प्लस हमको दिया ही नहीं है, Zn2 प्लस गोज इनटू Zn दिया हुआ है -0.76, तो Zn गोज इनटू Zn2 प्लस प्लस 0.76 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 0.34, यानी कि वैल्यू आ गई 1.10 वोल्ट। लेकिन ये ई नोट सेल आई है, मतलब अगर ये सारी कंसंट्रेशंस 1 मोलर होती तब क्या होता, ई नोट सेल आया। अब देखो ध्यान से, इस रिएक्शन में Q की वैल्यू सोचनी है हमने को। अब इसको ना यहीं पर मत लिखना, मैं आपको करके बता रहा हूं, लेकिन आपको पेपर में अलग लिखना है फिर, है ना। पेपर में ऐसे करना है, Zn solid प्लस Cu2 प्लस एक्वस गोज इनटू Zn2 प्लस एक्वस और प्लस Cu सॉलिड। देखो ध्यान से, सॉलिड वाले स्पीसीज की जगह पर 1 पुट कर देना है और बाकी की जगह पर उनकी कंसंट्रेशन, जैसे Zn2 प्लस की जगह पर 0.01, ठीक है, Cu2 प्लस की जगह पर 0.1, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐसा लिखना है, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस, बस ऐसे लिख देना। तो ये 0.01 अपॉन 0.1, ये 0.1 आ गया, यानी कि 10 की पावर -1 आ गया। अब Q की वैल्यू 10 की पावर -1 है, तो log Q कितना हो जाएगा, -1। अगर Q की वैल्यू 10 की पावर -2 होता तो log Q की वैल्यू -2, 10 की पावर -3 होता तो 10 की पावर -3 की जगह पर log Q हो जाता 3, 10 की पावर +5 आ जाता तो log Q आ जाता 5। बस अब नस्ट इक्वेशन पुट कर दो, तो E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल -0.0591 बाई N। N कितना होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, तो 2 कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो 2 और log Q। log Q की वैल्यू मैंने निकाल ली है -1, तो ये हो जाएगा -1, ये वैल्यू 1.10 है, तो 1.10 माइनस, इसको थोड़ा सा 0.06 लिख लेंगे तो अपना काम आसान हो जाएगा, तो 1.10 माइनस 0.03 इंटू -1, यानी कि 1.10 प्लस 0.03, 1.13 वोल्ट आ गया। ये अपना ई सेल की वैल्यू आ जाएगी। ये 2 नंबर का, पहला नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन 1 नंबर का, फिर ऐसा एक न्यूमेरिकल 2 नंबर का, तो अपना ये काम बन जाएगा नस्ट इक्वेशन पे। एक एग्जांपल जो आपको पेपर में चांसेस है कि देखने को मिल जाए, पेपर में चांसेस है कि देखने को मिल जाए, Zn Zn2 प्लस और Ag प्लस Ag, मतलब मुझे क्या वाइब आ रही है कि यही क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, मुझे क्या वाइब आ रही है कि यही क्वेश्चन पूछ लेंगे। 0.01 और इधर 0.01, ठीक है, और E नोट फॉर Zn2 प्लस गोज इनटू Zn बराबर -0.76 और E नोट फॉर Ag प्लस गोज इनटू Ag बराबर 0.80, ठीक है, ये है। तो डेरिवेशन तो सेम ही रहेगा, वो तो करने की जरूरत नहीं है दोबारा। अब न्यूमेरिकल में देखो, अब वो पेपर में अगर आया ना तो उसमें मतलब आपको डेरिवेशन तो वो एक हो ही चुका है, ये वाला डेरिवेशन तो हो ही चुका है। अब बस उसके बाद में आपको क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो वही पार्ट करोगे, एनोड पे रिएक्शन लिखोगे, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो Zn सॉलिड गोज इनटू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सुंदर सुंदर लिखना है अपने को पेपर में, ठीक है, ताकि समझ में आए सामने वाले को। कैथोड पे क्या होगा, Cu2 प्लस नहीं है, Ag प्लस है, Ag प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गोज इनटू Ag सॉलिड। अब यहां पर सुनना ध्यान से बात, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 1 इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअली मुझे इसीलिए लग रहा है कि ये पेपर में एग्जांपल पूछ सकते हैं, क्योंकि यहां पर ना डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, तो अपने को ना 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए क्या, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, Zn सॉलिड प्लस 2Ag प्लस गिव्स Zn2 प्लस 2Ag सॉलिड, ये हो जाएगा, ठीक है। अब E नोट सेल क्या होगा, E नोट सेल होगा वही E नोट फॉर Zn गोज इनटू Zn2 प्लस E नोट फॉर Ag प्लस गोज इनटू Ag। अब देखो मैंने वैसे तो 2 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन E नोट पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। कुछ बच्चे यहां पर गलती कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और E नोट को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, E नोट को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो Zn गोज इनटू Zn2 प्लस, हमको Zn2 प्लस गोज इनटू Zn दिया हुआ है -0.76, तो ये कितना हो जाएगा +0.76,
और प्लस AG प्लस गोज इनटू AG इज 0.80, 1.56 आ गया। अच्छा, अब हम लोग करेंगे Q की वैल्यू। तो Q की वैल्यू के लिए देखो ZN सॉलिड भाई PDF मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है ना, नोट करने का टाइम गया, अभी नोट वोट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ सुनते रहो, ठीक है। सॉलिड की जगह पर 1 पुट कर दोगे और कंसंट्रेशन इसका 0.01, इसका 0.01। अब Q जब लिखोगे ना तो इसका कंसंट्रेशन है ZN2 प्लस की कंसंट्रेशन की पावर 1 और डिवाइड बाई इसका कोफिशिएंट 2 है ना, तो AG प्लस की कंसंट्रेशन होगी उसकी पावर 2 कर देंगे। बस यहां पर एक बात को ध्यान रखना है, कुछ लोग ZN2 प्लस अपॉन AG प्लस कर देंगे जो कि गलत हो जाएगा। ZN2 प्लस की पावर 1 करेंगे और AG प्लस की पावर 2 करेंगे, क्योंकि उसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो जो कोफिशिएंट होगा वो पावर में लिखेंगे। तो ये 0.01 डिवाइड बाई 0.01 का स्क्वायर, तो 10 की पावर -2, नीचे 10 की पावर -2 का स्क्वायर करोगे 10 की पावर -4, तो ये 10 की पावर +2 बन जाएगा। अब Q की वैल्यू 10 की पावर +2 बन गया है, तो log Q कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें नस्ट इक्वेशन पुट कर दो, E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.0591 बाई N। N कितना होगा, जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुए हैं, इधर 2 था इधर 1 था, लेकिन मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 2 और इधर भी 2 हो गए ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुए, तो N की वैल्यू 2 हो जाएगी और log Q। E नोट सेल कितना है, 1.56 है क्या, कितना है 1.56, तो 1.56 और माइनस 0.06 लिख देते हैं डिवाइड बाई 2 और log Q की वैल्यू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1.56 माइनस 0.06, आंसर आ गया 1.50 वोल्ट, ठीक है। तो ये 3 नंबर अपने ऐसे पक्के हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछ सकते हैं, जैसे देखना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन, जो डेल्टा G नोट होता है ना, क्या होता है बोलो, डेल्टा G नोट वो होता है माइनस N E नोट सेल F, ठीक है। तो इस रिलेशन पे सवाल पूछ सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है N की वैल्यू 96500 होती है, F की वैल्यू, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो भी E नोट सेल पुट करोगे उससे डेल्टा G नोट अपना मिलता जाएगा। अब एक रिलेशन और है, देखो जो अपनी नस्ट इक्वेशन है E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.0591 बाई N log Q। अगर मैं इक्विलिब्रियम पे बात करूं, ध्यान से सुनना, क्या करें इक्विलिब्रियम पे, जब सब कुछ सेल जो है वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया है, सेल एकदम खत्म हो गया है, इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और डेल्टा नहीं log Q जो है वो के इक्विलिब्रियम के इक्वल हो जाएगा, Q बराबर KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा, Q बराबर KC के इक्वल हो जाएगा। ई सेल 0 पुट कर दो इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाई N log Q की जगह पर log KC, तो इससे ई नोट सेल कितना आ गया 0.0591 बाई N log KC आ गया। ये क्वेश्चन ना पूछ सकते हैं आपसे, ई नोट सेल की वैल्यू दे देंगे, उससे KC की वैल्यू निकालने के लिए बोलेंगे, ये रिलेशन पे सीधा सवाल पूछ सकते हैं। एग्जांपल करते हैं, तुमको बोला कि ई नोट सेल की वैल्यू है 1.10 वोल्ट, बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। रिएक्शन ये दी हुई है, Zn solid प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव्स Zn2 प्लस एक्वस और Cu solid। तो इसमें ये तो दिखाई दे रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हुए होंगे, N की वैल्यू 2 होगी, रिएक्शन ना लिखो तो भी चल जाएगा। अब वो फॉर्मूला लगाओ, ई नोट सेल बराबर 1.10 वोल्ट है, और वो होगा किसके इक्वल 0.0591 बाई N, N की वैल्यू 2 और log KC, तो यहां से 1.10 बराबर 0.0591 बाई 2 log KC, ठीक है। यहां से सोल्व करेंगे, log KC की वैल्यू 1.10 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.0591 आ जाएगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। अभी पेपर में क्या कर सकते हो आप लोग, पेपर में ना 0.0591 को 0.06 लिख ले लो, तो उससे ना अपना आंसर आ जाएगा। देखो 1.10 इंटू 2 और डिवाइड बाई 0.0591, 37.22 आया, 37.22, तो log KC की वैल्यू 37.22 आई है यार, तो यहां से KC की वैल्यू 10 की पावर 37.22, तो आंसर 10 की पावर 37.22, 37 से तो ज्यादा ही आएगा, तो 10 की पावर 37 और इंटू 10 की पावर 0.22 एक्चुअली 1.3 1.4 के आसपास होगा, तो 1.3 इंटू 10 की पावर 37, तुम 10 की पावर 37 कर दोगे तो भी अपना आंसर आ जाएगा। 10 की पावर 37 कर दोगे
तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये बात हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नस्ट इक्वेशन पे ये 3 नंबर का अपना सवाल हो जाएगा। अब उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं इधर की तरफ, किस पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला ये फंडा हो गया। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। केसी की वैल्यू, ये वही वाला क्वेश्चन इन्होंने कर रखा है। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी ये भी मैंने आपको बता दिया है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन ई सेल एफ। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल करते हैं। कुछ नहीं है यार, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम लोग कुछ ऐसी रिएक्शंस करवाते हैं जो एक्चुअली होनी नहीं चाहिए थी। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम लोग कुछ ऐसी रिएक्शंस करवाते हैं जो एक्चुअली होनी नहीं थी, उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। मतलब हमने एक एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया, क्या कर दिया बोलो, एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया, और उसकी वजह से करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई। आपको डायग्राम पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, कुछ भी समझना नहीं है। ठीक है, बस इलेक्ट्रोलिसिस समझना है। इलेक्ट्रोलिसिस में समझाऊंगा, पहले कंडक्टेंस की बात कर लेते हैं। इस पे एक सवाल आएगा यार, कंडक्टेंस पे एक सवाल आएगा, जरूर आएगा कोल-रोचर्स लॉ पे। ठीक है, तो कंडक्टेंस इज बेसिकली ड्यू टू आयंस, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। यार अगर आयंस मूव करेंगे तो कंडक्टेंस आएगा, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो आयंस में ज्यादा डिसोसिएट करता है, तो उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, और अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ पर 2 फॉर्मूला है, बस उन 2 फॉर्मूला पे अगर क्वेश्चन कर लोगे तो अपना काम बन जाएगा। मैं पूरी राम कथा नहीं सुनाने वाला हूँ आपको, जो काम की बात है वो बताने वाला हूँ। पहला है R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ये फॉर्मूला बचपन से सुनते आए हो, और मैं इसी फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। R क्या है, रेजिस्टेंस है। R क्या है बोलो, रेजिस्टेंस। रो क्या है, रेजिस्टिविटी। और L बाई ए जो होता है उसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। R रेजिस्टेंस, रो रेजिस्टिविटी, और L बाई ए क्या हो गया अपना, सेल कांस्टेंट। ठीक है, R हो गया रेजिस्टेंस, रो हो गया रेजिस्टिविटी, और L बाई ए क्या हो गया, सेल कांस्टेंट। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, बोलो 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 बोलो, सही है। ठीक है, उसके अलावा एक मोलर कंडक्टिविटी वाला फॉर्मूला होता है, लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू 1000 बाई m। इस पे भी जरूर सवाल आएगा, इस पे भी जरूर सवाल आएगा। लैम्डा m क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी, और k क्या होता है, कंडक्टिविटी। अब इसमें ना तुम बोलोगे सर इसमें तो आपने रेजिस्टेंस वगैरह बताया, इसमें आप कंडक्टिविटी बता रहे हो। अरे तो रेजिस्टेंस का उल्टा कर दोगे तो कंडक्टेंस, 1/R, 1 रेजिस्टेंस करोगे तो क्या मिल जाएगा, कंडक्टेंस C। मैं उसको कुछ लिख नहीं रहा हूं, बस आप समझ लो कंडक्टेंस है। ठीक है, कंडक्टेंस है। और 1/रो करोगे, 1 रेजिस्टिविटी, तो वो क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी। क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी। ठीक है, अच्छा भाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी हो जाएगा। क्या हो गया ये, एक मिनट रुको, ये हो गया। ठीक है, कंडक्टिविटी हो गया। ठीक है, तो अब इसमें ना क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, चलो क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे एक एग्जांपल है, ये यहां पर एग्जांपल से पहले मैं एक बार इस फॉर्मूला के लिए ना कंडीशन बताता हूं। लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू 1000 बाई m है ना, ये फॉर्मूला आपको जरूर यूज करना पड़ेगा, मैं गारंटी देता हूं। बस आपको यहां पर क्या समझना है कि k की जो यूनिट है वो s इंटू सेंटीमीटर इनवर्स में होनी चाहिए, और तब ये आंसर आएगा अपना s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। पेपर में वैसे तो इतनी स्मार्टनेस नहीं दिखाएंगे, बहुत ज्यादा चांसेस है कि स्मार्टनेस नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगर मान लो जो पेपर बनाने वाला है वो अपनी बीवी से लड़ाई करके आया है और वो आप पे गुस्सा उतारना चाहता है, तो वो कभी कभी क्या करेगा, के की वैल्यू s इंटू मीटर इनवर्स में दे देगा। आप लोगों ने फॉर्मूला देखा हुआ था, आपने सीधा फॉर्मूला लगा दिया, आंसर गलत आएगा। ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो जब के की वैल्यू, कंडक्टिविटी की वैल्यू किस में हो, s इंटू सेंटीमीटर इनवर्स में हो। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी की वैल्यू है 0.01 s इंटू सेंटीमीटर इनवर्स 4.001 मोलर NaCl सॉल्यूशन। तो बताना हमको
कि लैम्डा एम की वैल्यू क्या होगी। सुनना ध्यान से, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 बाई एम, और के की वैल्यू एस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स में ही है, तो 0.01 इंटू 1000, और बाई एम कितना हो जाएगा 0.001। तो यहां पर कैंसिल आउट करोगे तो ये 0.1 बच जाएगा, 10⁴ आंसर हो जाएगा एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। ठीक है, यहां तो बहुत ही सिंपल से आ गया तरीके से। अब एक एग्जांपल और कर लेते हैं, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या बोला है, एग्जांपल बोला है कि एक मेरे पास में ऐसा सॉल्यूशन है, सेल है बेसिकली। ठीक है, ये ऐसा सेल है और उसमें सेल कांस्टेंट की वैल्यू मुझे पता नहीं है कितनी है, लेकिन मेरे को ये दे रखा है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 50 ओम है। ठीक है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 50 ओम है, एंड कंडक्टिविटी ऐसा देते हैं, कंडक्टिविटी बराबर 100 एस सेंटीमीटर इनवर्स है। ठीक है, कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻² मान लेते हैं, 10⁻³ मान लेते हैं एस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, फिर बोला है कि इसी सेम सेल में हमने कोई दूसरा सॉल्यूशन डाल दिया है, 0.001 मोलर NaCl सॉल्यूशन सेम सेल में, और रेजिस्टेंस अब आया है 150 ओम। तो मुझे बताना है कि मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी होगी। ऐसा एक सवाल पूछ सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन चांसेस काफी कम है कि, मुझे नहीं लगता इतना डिफिकल्ट सवाल पूछेंगे, ऑल्दो इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। एक बार फॉर्मूला लगाना है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस तो 50 ओम दिया हुआ है, 50 ओम इज इक्वल टू रो, मैं देखो हर बार यही फॉर्मूला लगाना है आपको, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, कुछ भी कंडक्टिविटी वगैरह के चक्कर में पढ़ना नहीं है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। कंडक्टिविटी 10⁻³ है, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा 1 अपॉन कंडक्टिविटी, यानी कि 1 अपॉन 10⁻³ यानी कि 10⁻³ हो जाएगा, मतलब रो हो गया 1000 इंटू एल बाई ए। तो 50 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 20, एल बाई ए की वैल्यू 1/20 आ जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स में। एल बाई ए कितना आ जाएगा 1/20, यही एल बाई ए हम लोग इधर पुट कर देंगे, तो आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। अब एल बाई ए की वैल्यू हमें पता है 1/20 है, आर भी पता है 150 है, तो 150 इज इक्वल टू रो इंटू 1/20, तो यहाँ से रो आ गया 150 इंटू 20, 15 इंटू 2 30, 3000 आ गया। तो कंडक्टिविटी की वैल्यू 1/3000 आ जाएगा, और आंसर एस सेंटीमीटर इनवर्स में। लेकिन हमें तो मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, तो अब फिर वो फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा, लैम्डा एम। लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा, पीडीएफ में दे दूंगा, चिंता मत करो, के इंटू 1000 बाई एम। के की वैल्यू हमने निकाल ली 1/3000 इंटू 1000 बाई एम, एम कितना है 0.001 मोलर, तो 0.001, ये कैंसिल आउट करोगे तो 1/3 और ये 10⁻3, तो ये 333.3 और एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आ जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन कुछ देखने को मिल सकता है। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, एक सेल का रेजिस्टेंस दे दिया, उसकी कंडक्टिविटी दे दी, कंडक्टिविटी दे दी, एक तरह से रेजिस्टिविटी दे दी, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए करके हमने यहां से एल बाई ए निकाल लिया, सेल कांस्टेंट निकाल लिया। इस सेल कांस्टेंट को इधर की तरफ फिर से पुट कर दिया, तो आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए में अब इधर एल बाई ए तो हमने यहां से निकाल लिया, रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो रो निकाल लो, रो से के निकाल लो, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी से कंडक्टिविटी, और फिर लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 बाई एम फिर से पुट कर देंगे। ठीक है, अब एक जो फंडा है वो है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना यार, ध्यान से सुनना, अगर हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बोलो, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। देखो मैं यहां पर बता देता हूं आपको। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन कंडक्टिविटी पे भी और मोलर कंडक्टिविटी पे, इस पे ना बहुत ही ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको एक बार डिटेल में समझा देता हूं। यार अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, मतलब एक तरह से आप नंबर ऑफ आयंस बढ़ा रहे हो, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ा रहे हो तो कंडक्टिविटी क्या होगा, बोलो, बढ़ेगा। इतना बात तो समझ में आता है, कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें तो कोई सोचने की बात है ही नहीं, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा, के की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर आप लैम्डा एम देखोगे तो के इंटू 1000 बाई एम है, के इंटू 1000 बाई एम। अब अगर आप मोलैरिटी बढ़ाते हो तो के की वैल्यू बढ़ रही है,
मतलब आप इस नंबर को बढ़ा रहे हो, ऊपर वाला बढ़ रहा है और नीचे वाला भी बढ़ रहा है, तो लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी मुझे पता नहीं है। तो देखो ध्यान से सुनना, एक छोटा सा आपको आइडिया बताता हूं। आइडिया ये है कि अगर आप मोलैरिटी को डबल करते हो, डबल कर दिया, तो के की वैल्यू ज्यादा तो मतलब बढ़ेगी तो सही, लेकिन 1.4 से 1.5 टाइम्स ही हो पाती है। मतलब आपने नीचे डबल कर दिया तो नीचे तो 2 का फैक्टर आ गया, लेकिन ऊपर खाली 1.5 का फैक्टर आया। समझ पा रहे हो? अरे आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई तो मोलैरिटी तो बढ़ गई, कंडक्टिविटी बढ़ गई, इधर 2 का फैक्टर आ गया, इधर 1.5 का फैक्टर आया, तो ओवरऑल 1.5/2 1 से कम आएगा, मतलब लैम्डा एम की वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब आप जब मोलैरिटी को बढ़ाते हो तो मोलैरिटी इतनी अमाउंट से बढ़ेगी, लेकिन कंडक्टिविटी खाली इतनी अमाउंट से बढ़ेगी, तो ओवरऑल लैम्डा एम की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो यानी कि लैम्डा एम क्या करेगा? बोलो, डिक्रीज करेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं कंसंट्रेशन इंक्रीज करता हूं तो कंडक्टिविटी तो इंक्रीज करती है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। अब क्वेश्चन में आपसे कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं या कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं ऐसा देंगे नहीं, बोलेंगे हम लोग डाइल्यूशन कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? डाइल्यूशन कर रहे हैं, ऐसा पेपर में दे देंगे। आप सोचोगे यार हमको तो सर ने ऐसा कुछ बताया नहीं, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बोलो, डाइल्यूशन। अगर डाइल्यूशन कर रहे हैं मतलब पानी मिला रहे हैं, मतलब कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? बोलो, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? पानी मिलाना। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? पानी मिलाना। और पानी मिला रहे हो मतलब कंसंट्रेशन को कम कर रहे हो, मोलैरिटी को कम कर रहे हो, तो कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी तो कम होगी, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? बोलो, बढ़ेगी। सही है क्या? सही है, सही है, सही है, सही है। अरे हाँ या ना बोलो। तो बस इसी का एक ग्राफ भी आ जाएगा, इसी का एक ग्राफ भी आ जाएगा। कोलरो सच लो। कौन सा लो? कोलरो सच लो। ऐसे सोचो, कोहली है तो कोहली के नाम से आई हटा दो तो कोल हो जाएगा, कोल, कोल, और रोसच तो कोलरो सच लो। कोलरो सच लो ये बोलता है, और इसमें हम लोग ना ग्राफ बनाते हैं। पहले तो मैं ग्राफ बना देता हूं, फिर उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इधर ग्राफ बना देते हैं, ये वाला इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो के की वैल्यू इंक्रीज करती है, लैम्डा एम की वैल्यू डिक्रीज करती है। तो इसमें ग्राफ जो आएगा लैम्डा एम वर्सेस स्क्वायर रूट सी बनाते हैं हम लोग। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है एग्जैक्टली। आपको ये ग्राफ भी आपको बनाना पड़ेगा पेपर में, गारंटी करके देता हूं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएगा इस पे। तो लैम्डा एम वर्सेस स्क्वायर रूट सी पे अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखोगे तो ऐसा ग्राफ आएगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ ऐसा आएगा। क्या आएगा? बोलो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा आएगा। ये है अपना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और ये है अपना वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो स्ट्रेट लाइन है, और जहां पर ये कट करता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा नोट एम। क्या बोलते हैं? लैम्डा नोट एम, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या फिर बोल देंगे मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। तो लैम्डा नोट एम भी बोलते हैं, या फिर लैम्डा इनफाइनाइट एम भी बोलते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अरे इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब इनफाइनाइट पानी मिला दिया तो कंसंट्रेशन तो जीरो ही हो गई ना यार। कंसंट्रेशन क्या हो गई? बोलो, जीरो हो गई। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो सीधा सीधा कर्व है, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नोट एम माइनस बी टाइम्स स्क्वायर रूट सी। ऐसा भी हम लोग एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक ऐसा कर्व होगा। अब समझने की बात है कि इनफाइनाइट पानी का मतलब भाई 100 लीटर 200 लीटर, लेकिन इनफाइनाइट क्या होता है? आप एग्जैक्टली जीरो कंसंट्रेशन तो कभी कर नहीं सकते हो। तो क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, आप एग्जैक्टली तो यहां पर पहुंच नहीं पाओगे कभी, एकदम जीरो पे तो पहुंच नहीं पाते हो, आप ऐसे ग्राफ बना लेते हो। तो अब आगे तो आप एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो ये। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये आगे कहां पर लेके जाओगे पता नहीं है ना, कहां पर जाएगा। तो इसीलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग लैम्डा नोट एम जो है वो इस ग्राफ से डिटरमाइन नहीं कर सकते, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उस पर फिर एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है? ये ग्राफ मैंने बता दिए हैं। कोलरो-सच लॉ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, देखो ध्यान से सुनना। आपको ना लैम्डा नोट एम की वैल्यू दे देंगे, HCl के लिए दे दिया x, लैम्डा नोट एम फॉर
NaCl दे दिया y और लैम्डा नोट m फॉर CH3COO दे दिया z। तो हमको बताना है कि लैम्डा नोट m फॉर CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड के लिए लैम्डा नोट m क्या होगा। सुनना ध्यान से क्या करेंगे, ठीक है, इस पे भी सवाल पूछ सकते हैं। क्या करोगे, लैम्डा नोट m ऑफ CH3COOH, डायरेक्टली जुगाड़ बताता हूं फिर तरीका बताऊंगा। लैम्डा नोट m ऑफ CH3COOH है, तो आप देखो कि CH3COO देखना है हमको, तो CH3COO इसमें दिखाई दे रहा है तो Z लिख लो। फिर H देखना है तो H इसमें दिखाई दे रहा है तो प्लस X लिख लो। और जो चीज नहीं दिखाई दे रहा है, देखो CH3COO हो गया Z, H हो गया X, तो जो चीज नहीं दिखाई दे रहा, NaCl दिखाई नहीं दे रहा, तो उसको घटा दो तो Y आ जाएगा। मतलब X प्लस Z माइनस Y अपना मोलर कंडक्टेंस आ जाएगा एसिटिक एसिड का। ये क्वेश्चन ऐसा इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, अंडरस्टूड। अब इसका तरीका बताता हूं। तरीका ये है यार कि लैम्डा नोट m ऑफ CH3COOH हमको फाइंड आउट करना है, तो वो होगा लैम्डा नोट m ऑफ CH3COO माइनस और प्लस लैम्डा नोट m ऑफ H प्लस, ठीक है, लैम्डा नोट m ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नोट m ऑफ H प्लस। CH3COO माइनस का चाहिए तो Z लिख दो, लेकिन Z में साथ में Na प्लस भी आ गया है। अब H प्लस का चाहिए तो X लिख दो, साथ में Cl माइनस भी आ गया, इसमें साथ में Na प्लस आ गया, इसमें साथ में Cl माइनस आ गया, तो NaCl का घटा दो, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, हाउ विल यू डिटरमाइन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। हाउ विल यू डिटरमाइन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। वाटर की मोलर कंडक्टिविटी आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो। हाउ विल यू डिटरमाइन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। अब वाटर क्या होता है, H2O मतलब H प्लस और OH माइनस, तो हमें मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नोट m ऑफ वाटर चाहिए, तो वो क्या होगा, लैम्डा नोट m ऑफ H प्लस और प्लस लैम्डा नोट m ऑफ OH माइनस। तो हमको देखो तीन चीजों की हेल्प से ये निकाल सकते हैं। मान लो लैम्डा नोट m ऑफ H प्लस चाहिए ना, तो आप HCl ले लो, मान लो X दिया हुआ है। फिर OH माइनस चाहिए तो आप KOH ले लो, तो वो Y दिया हुआ है। और फिर लैम्डा नोट m ऑफ हमें KCl भी चाहिए, वो क्या है, Z है। तो लैम्डा नोट m ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा नोट m ऑफ OH माइनस। H प्लस के लिए क्या करो बोलो, X ले लो इधर से, प्लस OH माइनस के लिए क्या करो, Y ले लो इधर से, और माइनस क्या कर दो, Z, तो X प्लस Y माइनस Z हो जाएगा। तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी की हेल्प से हम लोग एक किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। यही है अपना कोल-रोसच लॉ का एप्लीकेशन। तो कोल-रोसच लॉ ये बोलता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ऐसा डेफिनेशन में ये लिखना है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी कि जीरो कंसंट्रेशन पे, या फिर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन contributes a fixed amount of conductivity irrespective of the ion attached with it। मतलब ये बोल रहा है कि भैया H प्लस जो है ना वो अपना फिक्स्ड लैम्डा नोट देगा, भले ही वो Cl माइनस के साथ में कनेक्टेड हो, भले ही Br माइनस के साथ में कनेक्टेड हो, भले ही I माइनस के साथ में कनेक्टेड हो, किसी के साथ में भी कनेक्टेड हो, H प्लस अपना फिक्स कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। Cl माइनस को देखोगे तो भले ही वो किसके साथ में भी कनेक्टेड हो, अपना फिक्स कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। कब, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर जीरो कंसंट्रेशन पे। उसके अलावा एक एप्लीकेशन और आता है, जैसे अल्फा की वैल्यू जो है ना वो लैम्डा m अपॉन लैम्डा नोट m होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है लैम्डा m अपॉन लैम्डा नोट m। और अगर कोई एसिड है जैसे CH3COOH है, वो डिसोसिएट कर रहा है CH3COO माइनस और H प्लस में, CH3COOH डिसोसिएट कर रहा है CH3COO माइनस और H प्लस में, तो इसके लिए जो Ka होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। अल्फा की वैल्यू यहां से पुट कर दो, तो Ka की वैल्यू कितना आ जाएगा, C अल्फा स्क्वायर मतलब लैम्डा m अपॉन लैम्डा नोट m का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस लैम्डा m अपॉन लैम्डा नोट m। यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, C लैम्डा m स्क्वायर अपॉन लैम्डा नोट m का स्क्वायर, और ये लैम्डा नोट m माइनस लैम्डा m अपॉन लैम्डा नोट m,
ये कैंसिल आउट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा सी लैम्डा एम स्क्वायर अपॉन लैम्डा नोट एम माइनस लैम्डा एम। ये इस पे भी डायरेक्टली ऐसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाते हैं फैराडेज लॉ पे। किस पे आ जाता है यार, फटाफट से फैराडेज लॉ पे आ जाता है। किस पे आ जाता है, फैराडेज लॉ पे। देखो कोलरसच लॉ और नस्ट इक्वेशन, इस पे जरूर सवाल पूछेंगे, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एक बार ढंग से पढ़ लेना। न्यूमेरिकल कैसे करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं फैराडेज लॉ पे। फैराडे सिंपल सी बात बोलता है भाई, अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो जितनी ज्यादा देर इलेक्ट्रोलिसिस करोगे उतना ही ज्यादा अमाउंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो ना ऐसा है, देखो ये ऐसा बोलता है फैराडेज लॉ, क्या बोलता है, मान लो ये रिएक्शन है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज इनटू Cu। अब इलेक्ट्रॉन्स के अगर 2 मोल है तो कॉपर का 1 मोल प्रोड्यूस होगा, हाँ या ना बोलो यार। अब एक्चुअली क्या होता है ना, हमको चार्ज दिया रहता है, ठीक है, और चार्ज की वैल्यू जो होती है वो करंट इनटू टाइम है। तो चार्ज से हम लोग मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, करंट इनटू टाइम डिवाइड बाय 96500। कैसे निकाल सकते हैं, 96500, जिसको हम लोग फैराडेज कांस्टेंट भी बुलाते हैं, 96500। तो जैसे हमको एक एग्जांपल देते हैं, मान लो करंट की वैल्यू है 9.65 एम्पियर, टाइम कितना है 100 सेकेंड, और रिएक्शन अपना यही हो रहा है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज इनटू Cu। तो बताना है कि कॉपर का कितना मास बनेगा। तो आप कुछ मत करो, करंट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो, करंट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो। करंट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भैया 9.65 इंटू 100 और डिवाइड बाई 96500 आ जाएगा। तो ये 9650 डिवाइड बाई 96500 वैल्यू कितनी आ गई, 0.1 मोल आ गई कि नहीं आ गई। तो इलेक्ट्रॉन के 0.1 मोल है तो कॉपर कितना होगा बोलो, 0.1 डिवाइड बाई 2 होगा। इलेक्ट्रॉन के 0.1 मोल है तो कॉपर कितना होगा, 0.1 बाई 2। अब कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5, तो मोल ऑफ कॉपर आ गया 0.1 बाई 2, तो मास ऑफ कॉपर आ जाएगा 0.1 बाई 2 इंटू 63.5, यानी कि 6.35 डिवाइड बाई 2, 3.175 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बोलेंगे कि एक रिएक्शन हो रही है Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गोज इनटू Al, एल्यूमिनियम की। एक हो रही है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज इनटू Cu, और एक हो रही है Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गोज इनटू Ag। और मैंने सेम अमाउंट ऑफ करंट पास किया है, इसके थ्रू जो करंट पास किया वही इसके थ्रू, सीरीज में कनेक्ट कर दो तो सेम अमाउंट ऑफ करंट हम लोग पास करेंगे। तो बताना है कि मोल्स का रेशियो कितना होगा। सेम अमाउंट ऑफ करंट पास किया है मतलब सेम इलेक्ट्रॉन्स पास करें। तो अगर इसमें मान लो कि मैंने 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करे तो इसमें भी 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करे होंगे, इसमें भी 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करे होंगे। आप 1 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। मैंने 3 मान लिया कि इधर से 3 मोल पास किए तो इधर से भी 3, इससे इधर से भी 3, इधर से ये 3 है तो ये बोलो कितना होगा, 1 मोल मिलेगा। इधर ये 3 है तो ये कितना मिलेगा, 3 मोल, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल मिलता है तो 3 मोल से 3 मोल। इधर ये 2 से 1 मिलता है, 2 से 1 तो 3 से कितना मिलेगा, 1/2 इंटू 3, यानी कि 3/2 मोल। तो रेशियो कितना होगा, 1:3, 3/2:3 होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2:3:6 मोल्स का रेशियो आएगा, ठीक है भाई। ये हो गया अपना पार्ट कंप्लीट, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को मैं फिर से बता रहा हूँ, नस्ट इक्वेशन पे एक उसका डेरिवेशन और उस पे न्यूमेरिकल, मैंने जैसा करवाया वैसा। कोलरसच लॉ पे स्टेटमेंट और उस पे न्यूमेरिकल, ये जरूर करके जाना है आपको, ठीक है। चलो तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आपको सब्सक्राइब जरूर करना है और यार अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। चलो मिलते हैं फिर, थैंक यू।